हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है वो। और ये वीडियो यूपीएससी या पीसीएस के लिए भी होने वाली है, तो वो व्यक्ति भी ध्यान से देखो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसे देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर के नाम पर ध्यान देना चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। वो क्या करते थे और ये किस समय की बात हो रही है, वो कहाँ रहते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, और हमें उनके अतीत के बारे में कैसे पता चला, कैसे पता लगाएं। हमें अगर कल क्या हुआ ये बात जाननी हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ उसके बारे में हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय वहाँ मौजूद हो और उसे वो समय याद हो। लेकिन अगर बहुत साल पहले क्या हुआ वो पता लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे। पहली बात तो ये कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में ये जान सकते हैं कि वहाँ पर लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। और जो अन्य जो लोग थे वहाँ रहने वाले, जैसे शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, पुरोहित, व्यापारी और शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, ऐसे लोगों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए, वो हम आगे देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इन नदियों के तट पर रहते थे। जैसे जो पुराने जमाने के लोग थे, आरंभिक लोग, वो नदियों के तट पर अपना घर बसाते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक भी होते थे। संग्राहक मतलब जो किसी चीज़ की खोज करता है। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो नदी थी उनके आसपास बड़े बड़े जंगल होते थे। तो जो वो संग्राहक लोग थे वो वहाँ जाकर अन्य चीज़ों की खोज करते थे। जैसे भोजन के लिए वे जड़, फूल तथा जंगल के अन्य पदार्थों का सही से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का आखेट करते थे। आखेट मतलब शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो पहले हम मैप देखते हैं। तो ये है सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में नज़र आती है, जो किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं वो। और यहीं पर एक नर्मदा नदी की बात हुई थी, तो वो है यहाँ पर नर्मदा नदी। इसके ही आसपास लोग रहते थे। और ये विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर शिकार करने के लिए जाते थे। तो हमने सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ देख ली। यही वो पहाड़ियाँ हैं, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया था। तो इन पहाड़ियों के नाम याद रखिए। इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे जो पशु थे उनको भी पाला था। लोग कौन सा पालतू पशु उन्होंने सबसे पहले पाला था? वो था कुत्ता। याद रखिएगा ये। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखो, हम दिशाओं का पता कैसे लगाते हैं। तो हमें पहले उत्तरी और पूर्वी दिशा को जानना पड़ेगा, वो कौन सी दिशा है। तो उसके लिए हम चलेंगे मैप के ऊपर। ये दिशा है हमारी उत्तरी, ये दिशा हमारी दक्षिणी, और ये है पूर्व और ये है पश्चिम। जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये। 8 दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती हैं और 4 उनकी उप दिशाएं होती है। तो ये उत्तरी पूर्वी दिशा, और ये है पूर्वी दक्षिणी दिशा, और ये है दक्षिणी पश्चिमी दिशा, और ये है पश्चिमी उत्तरी दिशा। तो दिशाओं के बारे में आपको पता लग गया। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो जाते हैं हम मैप पर। उत्तर और पूर्वी कौन सा हुआ? ये वाला इलाका। तो इसमें उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियाँ ये रही, गारो की पहाड़ियाँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। तो इनका हमने पता लगा लिया दोनों का। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ।
सबसे पहले तो सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों पर इनका विकास हुआ था कृषि का, और उसके बाद कृषि का विकास हुआ था गारो और मध्य भारत के जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उन पर। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। यहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया था? यहाँ उगाया था सबसे पहले चावल, और सबसे पहली जो फसल थी वो गेहूं और जौ की थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो विंध्य ही पहाड़ी थी वहाँ पर सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो वो थी चावल की फसल। तो आगे पढ़ते हैं। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो देखते हैं कौन सी है। तो ये है सिंधु नदी, और ये जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी होती है? जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोम का पता लगाओ। तो देखते हैं हम कौन सी है। गंगा नदी कहाँ है? ये रही गंगा नदी, और इसकी कौन सी? सोन नदी। ये इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। तो ये बहुत बड़ी नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाया था, और वर्तमान में उसे बिहार के नाम से जाना जाता है। जो मगध है वो एक महाजनपद है। ये जनपद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो ये याद रखना कि जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली जनपद, महाजनपद कहलाया था। ये बात अभी आप याद रखना। और वर्तमान में बिहार है, और वर्तमान में इसे बिहार के नाम से जानते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल राज्य था, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी जो ये यात्रा थी उनके लिए असंभव नहीं थी। देखो, दुनिया में कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, जैसे हिमालय पर्वत, और अलग अलग ऊंचे ऊंचे बहुत सारे पर्वत होते थे, पहाड़ियाँ होती थी, रेगिस्तान होती थी। लेकिन जो यात्री थे उन्हें ये सब चीज़ें पार करनी होती थी। कई यात्रियों की इसमें जान भी चली जाती थी, क्योंकि ये रास्ता बहुत जोखिम भरा होता था। लेकिन उनके लिए ये असंभव नहीं था, वो फिर भी यात्रा करते थे। कुछ लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, और कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी यात्रा करते थे। कुछ लोग सेना दूसरी क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और कुछ अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में जाते थे। और कुछ जो धर्म गुरु थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, नए रोचक स्थानों को खोजने के लिए यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से दूसरों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता था। लोग आजकल यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्णय करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्हें ऐसा चाहा वो ऐसा कर सकते थे। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सकते थे और गहरे समुद्र को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए थे। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और जो परंपरा थी उनको समृद्ध किया था। वो कैसे किया था? देखो, जैसे जो अन्य जो समूह थे वो लोग आकर भारत में बस जाते थे, तो वो अपनी संस्कृति और हमारी जो भारत में चल रही थी संस्कृति उनसे मिलाकर एक अलग ही संस्कृति बना लेते थे। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे को विचार को अपनाते रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी ने कोई खाना बनाया है, तो वो खाना आप अपनी मम्मी से पूछिए कि आपने ये अलग तरीके से बनाया है, तो आपने ये कैसे बनाया है, तो वो भी बताएंगे कि उन्होंने कहीं से देख के बनाया या किसी की बातें सुनकर बनाया या अपने पड़ोसियों से पूछकर बनाया है।
तो ऐसे ही हमारी जो तकनीक थी उनके बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। जो देश का नाम है वो भारत कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला और इंडस का मतलब है सिंधु नदी। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश है उसको इंडिया कहा। उत्तर और पश्चिम में जो लोग रहते थे एक समूह रहता था, उन लोगों को भरत के नाम से जाना जाता था और उसके ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 ईसा पूर्व ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं हम? अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना भी है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। पांडुलिपि का मतलब क्या है? जो पांडुलिपि है उसका इंग्लिश में मतलब है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। पांडुलिपियाँ थी वो किस पे लिखी जाती थी? वो एक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। उत्तरी जो हिमालय के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक वृक्ष उगता था, वो था बुर्ज नामक पेड़। उसकी छाल से विशेष तरीके से जो तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलते थे। तो ये देखिए, ये है वो वृक्ष की छाल और ये हमारी पांडुलिपि। इतने वर्ष में इनकी कई पांडुलिपियों को तो कीड़े खा गए थे और कई आज उपलब्ध भी हैं। ये जो पांडुलिपि हैं ये मंदिर और विराहों में प्राप्त होती हैं। जो जैसे महाभारत का ग्रंथ है वो सभी मंदिरों में सजाए जाते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान का सभी प्रकार के विषयों की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी मिलते हैं इसमें। और इसमें कई तो जो पांडुलिपि है वो संस्कृत में लिखी जाती हैं और कई प्राकृत भाषा में और कई तमिल भाषा में। जो प्राकृत भाषा थी वो आम लोगों की भाषा थी। इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लोग पांडुलिपियों के अलावा हमें हमारे इतिहास के बारे में अभिलेखों से पता चलता था, अभिलेखों का अध्ययन करके। और जो अभिलेख थे उनका मतलब क्या होता है? जो अभिलेख होते हैं वो कठोर सतह जैसे पत्थर हो गया, कोई और धातु होगी, उन पर लिखे जाते थे। कभी कभी जो शासक होते थे अथवा अन्य लोग होते थे अपने आदेशों को उत्कीर्ण करने के लिए लगाते थे और ताकि जो लोग हैं उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उस पर कोई भी नोटिस लिख देते हैं, और वैसे ही ये अभिलेख होते थे। तो एक अभिलेख की पिक्चर भी हमें दी गई है और इसमें देखो अलग अलग किस्म के जो लेटर दे रखे हैं। ये जैसे TA, KA, इंग्लिश के भी कई लेटर दे रखे हैं, KAIM, HTI। तो ऐसे बहुत सारे लेटर भी दे रखे हैं, इंग्लिश के भी दे रखे हैं और कई ऐसी भाषा जो हमें समझ में भी नहीं आती। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे जिसमें राजा तथा रानियों सहित अन्य जो स्त्री पुरुष हैं वो भी अपने कार्यों के वितरण उत्कीर्ण कराया करते थे। पुरुष और स्त्रियां होती है वो भी लिखवा सकते थे, लेकिन जो शासक होते थे ना वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा तैयार करते थे अभिलेखों पर। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ होता है और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती है? तो ये आप कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनाई और प्रयोग में लाई जाती थी। जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते थे उन व्यक्तियों को क्या कहते थे? उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था। जो पुरातत्वविद है वो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे जो औजार मिले हैं पुराने ज़माने में और जो हथियार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं,
और सिक्के और अलग अलग चीज़ मिली हैं, उनकी छानबीन करते थे और उनकी खुदाई करवाते थे। तो एक चीज़ ये मिली है मटका, और ये सिक्के है। ये पश्चिम नगर से प्राप्त हुआ पात्र है। जो ये है चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का है। हमारे सिक्के तो गोल होते थे और इनके स्क्वायर टाइप में होते थे। ये जो सिक्का ये आगे से ऐसा दिखता था और ये पीछे से ऐसा दिखता था। इसमें से कुछ वस्तु पत्थर, मिट्टी तथा धातुओं से बनती थी। ऐसे कठोर तत्व तथा जल्दी नष्ट नहीं होते थे। जो पत्थर से बनाए गई किसी चीज़ है, जैसे पत्थर से अगर हम कोई सिक्का बना दे तो वो जल्दी नष्ट नहीं हो पाता था। जो पुरातत्वविद थे वो जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते रहते थे। इससे ये पता चलता था कि वो शिकार करते थे, वो क्या क्या खाते थे। इनमें यह जानने से में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का शब्द का प्रयोग करते थे। देखो, जैसे अब हमें वो ऊपर सिक्के मिले थे और एक मटका मिला था, तो ये हमारे लिए क्या है? हमारे अतीत को जानने का एक स्रोत है। और जो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही हमारे अतीत के बारे में जानना और पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे हमें अगर कोई चीज़ मिलती है तो हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर हमें कोई पुराने ज़माने की कोई बहुत ही पुरानी चीज़ मिल जाती है, अगर हमारे घर में भी मिल जाती है, तो हम पूछेंगे, अपने दादा दादी से पूछेंगे कि दादाजी ये आपकी चीज़ है, ये क्या काम के लिए थी, ये किस चीज़ के लिए थी, ये कैसे बनी थी, हम ऐसा जानेंगे। क्योंकि इन स्रोतों की आवश्यकता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जो इतिहासकार है और जो पुरातत्वविद होते हैं वे जासूसों की तरह होते हैं। कौन से जासूसों की तरह? वो उन जासूसों की तरह होते हैं जो एक सुराग से अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। हमारा अतीत एक या अनेक, देखो सबके लिए अतीत अलग अलग होता था। जैसे शिल्पकारों के लिए अतीत अलग होता था, राजा महाराजाओं के लिए जो अतीत है वो अलग होता था। सबके लिए अतीत अलग अलग होता था। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखता था। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा राजनियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय की जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग जो व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। देखो, हमारा देश कितना बड़ा है और हमारे देश में अलग अलग विविधता वाले लोग रहते हैं और वो अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उसी प्रकार पहले भी अलग अलग रीति रिवाज होते थे, अलग अलग जो व्यक्ति होते थे, जैसे व्यापारी, शिल्पकार, उनका अलग अतीत होता था, राजाओं का अलग अतीत होता था। लिए जो अंडमान निकोबार के जो द्वीप के लोग हैं वो मछलियां पकड़कर अपना काम चलाते हैं, शिकार करके और फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं अपने भोजन को। और इसके विपरीत जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासकों तथा उनके द्वारा जो लड़ी गई लड़ाइयाँ थी उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। जबकि जो शिल्पकार है, मछुआरे, संग्राहक है, जो कृषक है, पशुपालन करते हैं, जैसे कि आम आदमी, तो उनका लेखा जोखा हमें बहुत कम मिलता है। जो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष ही है। जैसे हम लिखते हैं ईसा पूर्व और ईसवी। देखो, इसे समझने के लिए जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने समय को दो भागों में बांट दिया है। एक है ईसा पूर्व और दूसरा है ईसवी। जो ईसा पूर्व थे
उनके जन्म से पहले जो घटना घटी थी उन्हें ईसा पूर्व में गिना जाता है, और जो उनके जन्म के बाद की जो घटना थी उन्हें ईस्वी में गिना जाता है। जैसे अगर हमसे कोई तारीख के विषय में कोई पूछता है तो हम उसकी तारीख बता देते हैं, माह बता देते हैं या वर्ष बताते हैं। जैसे 2002 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2000 में मेरे साथ ऐसा हुआ था। वर्ष की यह गणना ईसाई जो धर्म थे उनके जो ईसा मसीह थे उनके जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे अब मान लो कि ईसा मसीह के जन्म के 2026 साल पूरे हो चुके हैं, अब 2026 चल रहा है, तो उस हिसाब से पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए जो वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और यहाँ पर 6th to 12th से सारी एनसीईआरटी कवर की जाएंगी, और यही एनसीईआरटी यूपीएससी और जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बहुत काम आती हैं। तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और कमेंट भी कीजिए हमारी वीडियो कैसी लगी आपको।